पीक वीक एक ऐसा हफ्ता जहाँ पे हर एक दिन टर्निंग पॉइंट होता है, हर दिन आपकी बॉडी में चेंजेस होते हैं। और मेरा ये फर्स्ट पीक वीक था और मैंने काफ़ी स्ट्रगल फेस किया है, फाइनेंशियल स्ट्रगल, लो एनर्जी, मेंटल स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस और पता नहीं क्या क्या। अब ये पीक वीक होता क्या है? पीक वीक में बेसिकली क्या करते हैं, अपनी बॉडी को स्टेज रेडी बना देते हैं या फिर एक फोटो शूट के लिए रेडी बना देते हैं कार्ब्स और वाटर को मैनिपुलेट करके। तो जो भी ये फिटनेस मॉडल्स और बॉडी बिल्डर्स होते हैं, ये एक पीक वीक के थ्रू जाते हैं अपनी बॉडी को और ज्यादा डिफाइंड, क्रिस्प और ड्राई दिखाने के लिए। तो ये होता है पीक वीक। और मेरे पीक वीक में क्या क्या चैलेंजेस आए, क्या क्या मैंने सहा, वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डे 1 से मैंने अपने कार्ब्स को कट करना स्टार्ट कर दिया था और डे 1 से लेके डे 4 तक जो जो मैंने खाया नो कार्ब डाइट में, वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं, जो कि मैंने लास्ट वीडियो डाली थी अपनी। और मैंने अपना सोल्ट का इंटेक भी बढ़ा दिया था, 10 ग्राम सोल्ट मैंने अपना डे 1 पे लिया था। और पानी का इंटेक मेरा नॉर्मल था 3 से 4 लीटर। और जो वर्कआउट था वो बिल्कुल सेम था जैसे मैं पहले करता था। इंटेंसिटी लो थी पर हाई रेपिटेशंस थे। इसका गोल यही था कि जो भी हमारे कार्ब्स थे वो तो हमने कट कर दिए अपनी डाइट से, और जो भी बचा कुचा ग्लाइकोजन है बॉडी में, जो हमारी बॉडी का फ्यूल होता है, उसको एकदम खत्म कर देना। डे 1 पे तो सब कुछ नॉर्मल था, ऐसा कुछ चेंजेस मेरे को महसूस नहीं हुए। पर डे 2 पे मुझे चेंजेस महसूस होना स्टार्ट हो गए। पहला जो वर्कआउट था मेरा वो काफी अजीब सा ही था, उसमें पंप वंप कुछ हो ही नहीं रही थी। बॉडी जो बर्निंग सेंसेशन होती है वर्कआउट के बाद, जो मतलब पंप आता, वो मतलब ऑलमोस्ट गायब सा ही हो गया था। और मेरी बॉडी भी पंप नहीं पकड़ रही थी, बहुत फ्लैट सी दिख रही थी, हल्की हल्की। और मैंने अपना सोल्ट 10 ग्राम से 8 ग्राम कर दिया था उस दिन। वाटर का इंटेक मैंने 5 लीटर कर दिया था, पानी बढ़ा दिया था मैंने। और पानी बढ़ाने की वजह से मुझे रात में सोने में काफी दिक्कत हुई, मुझे बार बार वॉशरूम जाना पड़ा सुसु करने। और रात में मुझे सोते में काफी इरिटेशन हुई, क्योंकि ये जो गाड़ियां जा रही थी हॉर्न करते हुए, उनकी गाड़ियों की आवाज से मेरी बार बार नींद टूट रही थी और मुझे काफी इरिटेशन हो रही थी हर एक चीज से, छोटी छोटी चीज से। और मुझे किसी से बात करने का भी ज्यादा मन नहीं कर रहा था। डे 3 पे तो चीजें और ज्यादा बुरी हो गई। डे 3 पे वर्कआउट करने गया, बॉडी एकदम फ्लैट, एकदम ऐसी पतली लकड़ी जैसी, और पंप ही नहीं पकड़ रही भाई। मैंने काफ रेजेस मारे, जो जलन होती है ना पैरों में, वही नहीं हो रही। मतलब इतना ज्यादा डिप्लीट हो चुका था मेरी बॉडी से ग्लाइकोजन। और डे 3 पे मैंने अपना वाटर इंटेक 5 से 6 लीटर बढ़ा दिया था, तो 6 लीटर पानी पिया था मैंने उस दिन। और सोल्ट इंटेक मेरा 6 ग्राम था पूरे दिन भर। और सोने का तो पूरा सिस्टम ही बिगड़ गया था मेरा, रात में बार बार वॉशरूम के लिए मुझे उठना पड़ रहा था। स्लीप क्वालिटी एकदम गायब हो चुकी थी मेरी, 5 से 6 घंटे सो रहा था, इतनी गंदी नींद आ रही थी, कच्ची नींद बिल्कुल। और माइल्ड सा जुकाम भी था, इस चक्कर में वो हेडेक सा था मुझे। डे 3 को इतनी लो एनर्जी थी ना कि मैं किसी से बात ही नहीं कर पा रहा था। मतलब इतना फंबल कर रहा था, सोच सोच के बोल रहा था, इतना हैंग हो रहा था मेरा सिस्टम। वीडियो भी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया डेली, और मेरा मोटिव यही था कि मैं हर एक दिन का आपको अपडेट दूं, पर मैं नहीं दे पाया, इतनी लो एनर्जी थी। और डे 3 की रात को तो भाई मतलब चीजें एकदम कंप्लीटली चेंज हो गई। मैं इतना स्ट्रेस में आ गया उस दिन। अब मेरी मम्मी है जो, उनको डायबिटीज की प्रॉब्लम है, तो कभी कभार ऐसे एपिसोड्स हो जाते हैं कि उनकी शुगर लो हो गई, वो बेहोश हो गई, तो हमें उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। तो रात को 3 बजे डे 3 पे उनको हमें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। उनकी शुगर लो हो गई थी, वो बिल्कुल कुछ बोल चाल नहीं रही थी, तो हमें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। और यूजुअली मैं जब भी उन्हें हॉस्पिटल ले जाता हूँ तो वो 40-50 किलो की है, बस ज्यादा उनका वेट नहीं है, तो इजीली उठा के चले जाता हूँ उनको। तो उस दिन मुझे उठाने में ही इतनी दिक्कत हुई, मेरी बॉडी से ग्लाइकोजन बिल्कुल डिप्लीट हो रखा था। मैं उठा के उनको गाड़ी में रखना, मतलब ऐसा हो गया था ना कि आफत हो गई थी भाई, कि उठ ही नहीं रही थी वो मुझसे ढंग से। अब 5 बजे मम्मी डिस्चार्ज हुई थी। और ये एपिसोड्स बहुत नॉर्मल है, जो जिनके घर में डायबिटीज पेशेंट होंगे तो उनको पता होगा। तो ये 5 बजे मेरी मम्मी घर आई और मतलब सब कुछ नॉर्मल हो गया था फिर। और मैं 5 बजे वापसी सोया और फिर 8 बजे उठ के जिम गया। डे 4 पे लिटरली मेरा सारा ग्लाइकोजन निकल चुका था, मेरी बॉडी में बिल्कुल एनर्जी नहीं थी। और जो मैंने वर्कआउट किया उसमें बिल्कुल भी पंप नहीं था भाई, बिल्कुल भी, मतलब फील ही नहीं हो रही थी एक्सरसाइज कहीं से भी। वो जो बर्निंग सेंसेशन होती है ना कि आप कुछ कर रहे हो, उठा रहे हो, तो वो फील ही नहीं हो रही थी। और जो लिफ्ट थी ना और जो भी स्ट्रेंथ थी वो एकदम गायब हो चुकी थी। बेंच प्रेस अगर मैं 70 केजी से मारता हूँ ना, तो वो मुझसे 20 किलो में नहीं उठ पा रही थी। पर ये जरूरी था, बॉडी को डिप्लीट करना था। और कार्डियो में 4 दिनों में इतनी लो एनर्जी में कार्डियो रेगुलर कर रहा था। 10 से 15 हज़ार स्टेप में डेली चलता था भाई, बेड से उठ के। सोच रहे हो जिम के बाद, जैसे जिम कर लिया
उसके बाद दिन में थोड़ा रेस्ट कर लिया, तो शाम को अपना 10 से 15,000 स्टेप मेरे को दिन भर पूरे करने हैं। और मैं वो फोन में ट्रैक करता था, आप ये डाटा देख सकते हो पूरा फोन में। डे 4 पे मेरा वाटर इनटेक 7 लीटर था और सॉल्ट इनटेक था वो 4 ग्राम हो चुका था मेरा। इसके पीछे का रीजन मैं बताता हूँ कि हम सॉल्ट इंक्रीज करा ना, तो बॉडी जब ज्यादा सोडियम हो जाता है ना, तो वाटर होल्ड करना स्टार्ट कर देती है, अपने अंदर पानी भरने लग जाती है। और हमने क्या किया कि हमने अपना पानी का इंटेक भी बढ़ा दिया, तो इससे बॉडी को ना बहुत ज्यादा वाटर मिलने लग गया। तो बॉडी को है ना आदत लग गई इन 4 दिनों में कि बहुत ज्यादा पानी मिल रहा है, इसको ना हम निकालने स्टार्ट करते हैं। तो बॉडी को आदत डाल दी थी मैंने कि निकाल भाई, पानी बहुत ज्यादा मिल रहा है। और हमने अपना सॉल्ट भी धीरे धीरे कट करना स्टार्ट कर दिया। पहले 10 ग्राम था, फिर 8 ग्राम किया, फिर 6 ग्राम किया। तो बॉडी ने फिर वाटर होल्ड करना भी बंद कर दिया क्योंकि हमने अपना सॉल्ट कट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, डे 5 से वाटर को कट करना स्टार्ट कर देंगे। तो डे 5 पे हमारा वाटर इनटेक हो गया 3 लीटर, और फिर डे 6 पे हो जाएगा 1 लीटर, और डे 7 जो कि हमारा फोटो शूट वाला दिन है, उस दिन हम आधा लीटर। तो जब तक हमारी बॉडी को रियलाइज होगा कि हम वाटर कट करना स्टार्ट कर चुके हैं, उतने में बहुत देर हो चुकी होगी और हमारी बॉडी क्या कर देगी, सारा वो जो पानी है वो फ्लश आउट कर देगी। ये था वाटर और सॉल्ट मैनिपुलेशन जो कि हमने किया। अब आया डे 5। अब डे 5 के लिए मैं ना डे 4 से काफी ज्यादा एक्साइटेड था क्योंकि भाई डे 4 पे मैंने बिल्कुल भी कार्ब्स नहीं खाए थे, और डे 5 को और डे 6 को हम दबा के कार्ब्स खाने वाले थे, क्योंकि जो भी हमने ग्लाइकोजन डिप्लीट किया है ना बॉडी से, वो हमें दोबारा रिफिल करना है। और बॉडी है ना एक शॉक स्टेट में आ जाती है इन 4 दिनों में कि यार ग्लाइकोजन तो मिल ही नहीं रहा। तो बॉडी क्या करती है, जब डे 5 और डे 6 को ग्लाइकोजन मिलता है ना उसे कार्ब्स के थ्रू, तो बॉडी है ना बहुत ज्यादा ग्लाइकोजन स्टोर करने लग जाती है, जिससे हमारी बॉडी ना पंप हो जाती है एकदम, ठीक है, फुल हो जाती है। डे 5 के लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड था। और एक दिक्कत और थी जो मुझे फेस करनी पड़ी डे 5 को। मेरे कॉलेज का एग्जाम था, मुझे 4 घंटा ट्रेवल करना पड़ा, 2 घंटे अप और 2 घंटे डाउन वापसी, ठीक है। और जो भी एग्जाम के लिए मुझे स्टेयर्स वगैरह चढ़नी पड़ी, जो भी मतलब ट्रैवलिंग के थ्रू स्टेयर्स चढ़नी पड़ी, मेरी बॉडी में एनर्जी थी ही नहीं भाई, जान ही नहीं थी भाई। तो उसने ना जो भी ट्रैवलिंग और वॉकिंग थी ना, उसने मेरी जान ले ली भाई उस दिन। और जो एग्जाम था ना, उसमें मेरा सोच सोच के जो लिखना होता है भाई, ये तो वैसी लो एनर्जी थी मेरी, तो सोचा भी नहीं जा रहा था भाई। उसने मुझे इतना मेंटली स्ट्रेस दे दिया था, और फिजिकली तो मैं बिल्कुल स्ट्रेस था ही। तो उससे मुझे इतना फटीक हो गया कि डे 6 को है ना मुझसे बिल्कुल चला नहीं गया भाई। डे 6 को मैं कंप्लीटली बेड रेस्ट पे था, मैंने बेड पकड़ लिया था, मेरी टांगों में इतना दर्द था भाई, मैं इतना मेंटली फिजिकली इतना स्ट्रेस था ना यार, क्या ही डिस्क्राइब करूं उस चीज को। मैं लेजिट ऐसे बेड पे लेटा हुआ था जैसे प्रेग्नेंट लेडी बच्चा डिलीवर करके लेटी होती है ना, बिल्कुल वैसे ही मैं अपनी टांगे एलिवेट करके लेटा हुआ था। मैंने कंबल रख दिया था, उसके ऊपर मैंने अपनी दोनों टांगे प्लेस कर दी थी और लेटा हुआ था। तो यही मैनिपुलेशंस होती हैं जो हमें पीक वीक में करनी होती है। और डे 5 के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था डे 4 पे ही, क्योंकि भाई कार्ब्स इतने दिनों से तुमने नहीं खाए हैं, तुम्हारी लो एनर्जी है, और डे 5 को तुम्हें मिल रहा भाई दबा के खाने को, और डे 6 को भी, ठीक है। तो मैं डे 5 पे मैंने जो पहली बाइट ली थी ना कार्ब्स की, वो थी राइस और पाइनएप्पल और बॉइल्ड चिकन तो यार प्रोटीन सोर्स है, तो उसमें डेट्स भी थे भाई, खजूर। भाई मजा आ गया था भाई, जो मेरी पहली बाइट थी ना भाई, तुम ये वीडियो देखो भाई, क्या मतलब जो फीलिंग थी ना वो कार्ब्स की, जो पहली बाइट की, जो एनर्जी का बर्स्ट आया एकदम ही भाई, मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा था मेरी वेन से ना एनर्जी ऐसे फ्लो हो रही है, लिटरली ऐसा बिजली सी जा रही है जब मैं वो मील खत्म करके बैठा था। तो जो डे 5 पे वर्कआउट था वो बेसिक वर्कआउट था, हमें अपनी बॉडी को डिप्लीट नहीं करना था, हल्का सा बस हल्का सा बिल्कुल पंप करना था। तो उस दिन मैंने फुल बॉडी वर्कआउट किया, एक सेट सभी एक्सरसाइजेस के लगाए, सभी मसल ग्रुप के, और हल्का सा बस पंप किया। तो बॉडी ने ना हल्का हल्का पंप पकड़ना स्टार्ट कर दिया था। तो बॉडी मेरी तभी भी फ्लैट ही थी, पर हाँ हल्का हल्का थोड़ा फील हो रहा था कि हाँ पंप हो रही है। तो डे 5 को मैंने 600 ग्राम कार्ब्स खाए। मैं अपने कॉलेज में मील प्रिपेयर करके ले गया था, और मील में मैंने चिकन ब्रेस्ट, आलू, खजूर, ये 2-3 मील मेरी सेम ही थी थ्रू आउट द डे। बीच में एक मैंने स्वीट ट्रीट भी ली थी, एक चॉकलेट ली थी मैंने मैक्स की ब्राउनी वाली, जो कि मुझे खास पसंद नहीं आई, पता नहीं यार वो अच्छी थी ही नहीं, ठीक है, उसमें ब्राउनी का कुछ था ही नहीं। डे 5 पे मेरा वाटर इनटेक 2 लीटर हो चुका था, और जो सोल्ट इनटेक था मेरा वो 3 ग्राम हो चुका था। सोल्ट ऑलमोस्ट कट ही कर दिया था मैंने, और सोल्ट कंप्लीटली कट नहीं करना होता पीक वीक में, 2 ग्राम लेते हैं शो वाले दिन भी, और जो फोटोशूट वाले दिन भी लेते हैं, और उससे एक दिन पहले भी लेते हैं। उल्टा मुझे वाटर इनटेक अप करने में काफी दिक्कत हुई, क्योंकि सर्दियां थी यार, इतना पानी पीने का किसका मन करता है। डे 5 पे जो पहला कार्ब लोडिंग डे था, उस दिन मेरी डाइट थोड़ी चेंज हो गई थी। तो मेरी मैक्सिमम कैलोरीज आ रही थी वो कार्बोहाइड्रेट से ही आ रही थी,
और प्रोटीन से आ रही थी। फैट बिल्कुल मैंने एकदम लो कर दिए थे। यूजुअली मेरा जो मैक्रोस थे वो प्रोटीन और फैट ही थे 1 से लेके 4 डे पे। कार्ब्स ऑलमोस्ट मेरे 50-60 ग्राम्स थे, जो कि ट्रेस कार्ब्स थे, वेजीज वगैरह से आ रहे थे। तो जो फैट था मेरा 10 से 20 ग्राम था। उसका रीजन ये है कि जो मैक्सिमम मेरी कैलोरीज है, जो भी मैं खा रहा हूँ, जो भी मेरे फूड सोर्सेज हैं, वो मैक्सिमम प्रोटीन हो और सिर्फ कार्ब्स हो। और जो फैट है वो डाइजेशन भी स्लो कर देता है थोड़ा, तो हमें डाइजेशन अभी स्लो नहीं करनी थी, हमें ज्यादा से ज्यादा ग्लाइकोजन स्टोर करना था। डे 6 पे मैंने 720 ग्राम कार्ब्स खाए, और डे 6 वाले दिन हल्का सा डाइट में और चेंज आया कि हमारा जो प्रोटीन इंटेक था वो यूजुअल से आधा हो गया। तो जो 170 ग्राम प्रोटीन ले रहा था वो मेरा 80 से 90 ग्राम ऐसे प्रोटीन हो गया था, और कम हो गया था, क्योंकि जो प्रोटीन है उसका रोल खत्म हो चुका था। अब हमें मसल प्रिजर्व नहीं करनी थी अपनी, और जो भी हमारी बॉडी अब एनर्जी यूज करेगी वो ग्लाइकोजन के थ्रू यूज करेगी, तो प्रोटीन को ब्रेक डाउन नहीं करेगी अब वो। तो जो भी हमारी कैलोरीज थी वो फैट से आ रही थी, फैट हमने बढ़ा दिया था वापसी। अब फैट इसलिए बढ़ा दिया था ताकि डाइजेशन स्लो हो जाए, और अब कार्ब्स धीरे धीरे लोड हो, एकदम ही हमें पंप नहीं करना, उसी दिन पंप नहीं करना, हमें डे 7 पे पंप चाहिए। तो मैंने अपने दोस्त को कंसल्ट करा, जो कि काफ़ी प्रोफेशनल रह चुका है बॉडी बिल्डिंग में, क्योंकि मुझे ना बार बार वो ओवर थिंकिंग खा रही थी कि यार मैंने इतना सब कुछ अकेले अपने दम पे कर लिया है, पर मुझे ना अपना एक सेल्फ कॉन्फिडेंस में नहीं मरना कि यार अपने दम पे करा है मैंने। क्योंकि अपने दम पे अगर आप पहली बार कोई चीज़ करते हो ना, तो उसमें जो रिस्क होता है ना एरर का, वो बहुत ज़्यादा होता है, तो मुझे वो फेस नहीं करना था। और मैंने एक एक्सपीरियंस बंदे से गाइडेंस लेना सही समझा, तो मैंने अपने क्लासमेट वो शुभम गुप्ता जी, उनसे गाइडेंस ली थोड़ी कि मैंने ये सब कर लिया है, मुझे ना इतना गाइड कर दो, मुझे उस लास्ट स्टेट पे आपकी हेल्प चाहिए। कि एक बॉडी डिस्मोर्फिया नाम की चीज़ भी होती है कि आपको अपनी बॉडी में चेंजेस ज़्यादा नहीं नजर आते, ठीक है। उन्होंने मुझे गाइड किया कि तेरी बॉडी अभी भी फ्लैट है और तूने काफ़ी ज़्यादा डिप्लीट कर दिया है, इतना नहीं करना चाहिए था तुझे, तूने कम्प्लीटली कट कर दिया कार्ब्स, तेरे को धीरे धीरे कट करने चाहिए थे, जो कि बिल्कुल सही बताया उन्होंने मुझे। और मैंने फिर कार्ब्स अप करना शुरू कर दिया। उन्होंने बोला काफ़ी तू डिप्लीट है, तू कार्ब दबा के खा और आराम से खा, कि इतना ना हो कि ब्लोटिंग वगैरह हो जाए। तो मैंने कार्ब अप करना स्टार्ट कर दिया, थोड़ा सिंपल कार्ब्स भी लेने शुरू कर दिए, जिसमें चोकोफिल्स होते हैं जो हाइड एंड सीक वाले सीरियल्स, वो लेना स्टार्ट कर दिए। किटकैट चॉकलेट हो गई, और थोड़ा हनी वगैरह यूज करना शुरू कर दिया अपने मील में। डे 5 और डे 6 को मैंने ऑलमोस्ट सेम ही मील दी थी, बस उसमें हनी चॉकलेट्स वगैरह ये सब मिला दिए थे मैंने। डे 6 पे मैंने अपना वाटर इंटेक 1 लीटर कर दिया था, सिर्फ 1 लीटर पानी पिया था मैंने उस दिन। और ठंड की वजह से मुझे ऐसा डिहाइड्रेशन फेस करनी नहीं पड़ी बिल्कुल भी जब मैंने वाटर कट करा। मेरी बॉडी ने शाम तक इतना बढ़िया पंप पकड़ लिया था। जब मैंने गुप्ता जी को अपनी फिजिक की कंडीशन भेजी तो उन्होंने बोला भाई तूने बहुत ज्यादा कार्ब अप कर लिया है, अब बंद कर दे और सो जा आराम से खा पी के जो भी है। अब डे 6 पे मेरा वाटर इंटेक 1 लीटर था, जो कि मैंने बहुत धीरे धीरे आराम आराम से पिया, मील के साथ लिया, ताकि मतलब जबरदस्ती पानी नहीं पिया मैंने, मील्स के साथ ही पानी पिया मैंने ताकि वो गले से उतर जाए। और पानी मैंने शाम को ही बंद कर दिया था 5 बजे, और 5 से लेके जो भी रात तक है मैंने कुछ पानी वानी नहीं पिया। डे 7 वाले दिन फोटो शूट था और उस दिन मुझे आधा लीटर पानी पीना था, तो 200 ml तो मैंने कॉफ़ी में ही यूज़ कर दिया, क्योंकि मुझे कॉफ़ी चाहिए होती है अपना बाउल मूवमेंट के लिए। और बाउल मूवमेंट तो भाई डे 4 तक ऐसा हो चुका था, इतनी गंदी कॉन्स्टिपेशन थी भाई मुझे। डे 5 से जैसे ही मैंने कार्ब्स लेना शुरू करा था, हाँ चीज़ें ठीक होना स्टार्ट हुई। जब फोटो शूट से पहले मैंने राइस और एग वाइट्स खाए थे, 30 ग्राम प्रोटीन था उसके अंदर और 80 ग्राम कार्ब्स थे। जो स्किन और मसल के बीच में जो गैप होता है ना, उसके बीच में काफ़ी वाटर वगैरह होता है, तो वो जा चुका था भाई। स्किन एकदम पतली हो गई थी और जो मसल थी एकदम फटने को हो गई थी। तो पतली स्किन और जो बड़ी मसल एकदम मस्त कटिंग वटिंग बढ़िया हो गई थी एकदम। और जो मेरा फोटो शूट था वो मेरे जिम के ओनर अरविंद ने किया, और काफ़ी मतलब उन्होंने इतना सपोर्ट किया मुझे थ्रू आउट द जर्नी। मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगा मेरे जिम के ओनर अरविंद को। तो उन्होंने मेरा शूट करा अपने खुद के पर्सनल कैमरे से। काफ़ी फाइनेंशियल इश्यूज थे मुझे इस पीक वीक में, मेरे पास वे प्रोटीन के पैसे नहीं थे, जिम मेंबरशिप के लिए पैसे नहीं थे। तो पीक वीक स्टार्ट करने से पहले ना मेरा प्लान था कि एक फोटो शूट के स्टूडियो को हायर करूँगा अच्छे से और प्रोफेशनल से शूट करवाऊँगा, पर फाइनेंशियल और बजट इश्यूज के कारण मेरा नहीं हो पाया। अब मेरा जो घर है वो नया घर बन रहा है और उसके पेंडिंग लोन्स हैं और अभी वो इनकम्प्लीट है। सैलरी भी टाइम से नहीं आ रही क्योंकि इलेक्शन वगैरह चल रहे हैं। अभी फ़िलहाल कॉलेज की फ़ीस भी मैंने काफ़ी मुश्किल से पे करी है, मैंने क्या मतलब घर वालों ने। और मतलब अभी काफ़ी फाइनेंशियल कंडीशन हमारी लो है इस समय पे। पर ऐसी चीज़ों से, ऐसे फेस से कभी आप घबराना मत अगर आपके साथ भी होती है,
और मैंने काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस कर लिया है इस पीक वीक के अराउंड ही, और ऐसे फेस में मतलब स्मार्ट टाइम ही देख लिया है बिल्कुल ही। और ये कंडीशंस आपको हेल्प करती है आगे पुश करने में, कि आपको कभी भी इन फेजेस से घबराना नहीं है। ये फेजेस ऐसे होते हैं लाइफ में जो पास हो जाते हैं, और आपको आगे बढ़ते रहना है, ग्रो करते रहना है। इन्हीं को ही मोटिवेशन, इन्हीं को ही फ्यूल की तरह यूज़ करना है कि यार ऐसा टाइम है मेरा, मेरे को इस टाइम में नहीं रहना भाई, ऐसे मुझे गरीब नहीं रहना भाई, ठीक है, मुझे भाई अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना है। तो आपको ना एक फ्यूल देते हैं। तो मेरे को तो अभी बहुत ज़्यादा फ्यूल मिल रखा है, तो मैं कंटेंट क्रिएशन में एकदम डीप जा चुका हूँ। मेरा एम था 2025 में कि हाँ मेरे को कंटेंट क्रिएशन फाड़ना है बिल्कुल। अब वो एम ऐसा हो चुका है कि बिल्कुल ही फाड़ना है भाई। अब मतलब कुछ हो जाए भाई, मुझे भी कमाना है भाई दबा के, ठीक है, सोशल मीडिया के थ्रू। तो यही था मेरा पीक वीक का पूरा एक्सपीरियंस जो मैंने आपके साथ अभी शेयर किया है। तो इस पीक वीक से और एक ऐसी स्टेट से जहाँ पे मैं फाइनेंशियली बहुत डाउन हूँ, और जब भी ये ऐसे फेजेस आते हैं ना, तो आपको उनको मोटिवेशन की तरह यूज करना है और अपने आप को ग्रो करते रहना है। जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं, जो भी आपके पास चीज़ें अवेलेबल हैं, उन्हीं से ही आपको आगे बढ़ना है। इस पीक वीक में और इस ऐसे फेज में मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला और काफ़ी मोटिवेशन मिली मुझे और आगे ग्रो करने की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और कमेंट करना कि कैसी लगी ये वीडियो, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आपको जो भी अपकमिंग वीडियोस आएंगी, जो मैं अमेजिंग कंटेंट डालने वाला हूँ आने वाले टाइम में, ऐसा ही वो आप मिस ना कर दो। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाय।